So we'll see economic survey volume 2. We'll talk about the reports, indices, surveys, reports, data trends, environment related schemes, economic related, quality related, what is the miscellaneous topics. तब एफडीआई आता है हमारे यहाँ 4/5 जो एफडीआई आता है हमारा सर्विस सेक्टर में आता है, 54% कॉन्ट्रीब्यूट करता है हमारी इकोनॉमी में, एंड 4/5 एफडीआई इन सर्विस सेक्टर। सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर देखें तो चंडीगढ़ एंड दिल्ली पुडुचेरी, यहाँ पे सर्विस सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे कम कहाँ है, सर्विस सेक्टर इन सिक्किम, एसओ सिक्किम, एसओ सर्विसेज सबसे कम है सिक्किम में सर्विसेज। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है, निकालते हैं अंकटैड। एफडीआई में 17% जमी है, इंडिया 12th नंबर पे आता है एफडीआई इनफ्लोज में। तो असर रिपोर्ट की बात करें तो असर रिपोर्ट को निकालता है एनजीओ प्रथम। तो यहाँ पे क्या होता है, अर्बन एरियाज कवर नहीं, तो असर कहाँ पे जाता है, तो असर ये देखते हैं रूरल एरियाज में। तो अर्बन एरियाज आर नॉट कवर। स्कूल स्टेटस जो भी होता है चिल्ड्रन का 3 से 16, ठीक है, चिल्ड्रन का इन द एज 5 to 16, ठीक है, 3 to 16 एंड इनको रिकॉर्ड करते हैं 5 to 16। एबिलिटी टू रीड, बेसिक अर्थमेटिक कर पाते कि नहीं कर पाते। 4 कॉम्पिटेंसी देखी जाती है यहाँ पे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अर्ली लैंग्वेज, अर्ली न्यूमरेसी, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। असर क्या है, सैम्पल बेस सर्वे होता है, लार्जर सिटीज एंड सेटलेट सर्वे जो सिटीजन्स करते हैं, हर एक साल होता है। 2005 में, 2015 में नहीं हुआ था, असर रिलीज़ किया जाता है 2015 छोड़ के 2005 से हर साल होता है। तो कौन करता है, एनजीओ प्रथम करवाता है। यहाँ पे अर्बन एरियाज़ में नहीं होता, सिर्फ रूरल एरियाज़ में होता है। अर्बन डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम यू डाइस प्लस इन्फॉर्मेशन सिस्टम में कब स्टार्ट हुआ था, 2012-13 में। एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन वन ऑफ द लार्जेस्ट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है स्कूल एजुकेशन के लिए। तो अपडेटेड एंड इम्प्रूव वर्जन है यूएस डाइस का। तो एंटायर सब कुछ सिस्टम ऑनलाइन होगा, ठीक है। ऐसे हम डेटा कलेक्ट करेंगे, रियल टाइम डेटा कलेक्ट किया जाता है, एंड जो भी होता है सॉफ्टवेयर के थ्रू कलेक्ट किया जाता है। और इसमें कौन है, डिपार्टमेंट स्कूल एजुकेशन लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, अर्बन यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, एजुकेशन प्लस। तो पूरा इन्फॉर्मेशन होता है एजुकेशन से रिलेटेड। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जब एजुकेशन के बारे में डेटा होगा, पूरा डेटा होता है रियल टाइम में, तो आराम से पॉलिसी डिसीजन ढंग से ले सकते हो। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को निकालते हैं, वर्ल्ड बैंक निकालते हैं। लॉजिस्टिक एफिशिएंसी देखता है, इंडिया की रैंक 44 आउट ऑफ 160 कंट्रीज, 54 से 44 हो चुकी है। तो इंडिया में वन ऑफ द 9 कंट्रीज जहाँ पे 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 24 कंट्रीज, ठीक है, हैविंग एरिया। हमारे यहाँ 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है 2018 में। मोर देन 10 लाख करोड़ जो एरिया है वो 3 लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में काफ़ी अच्छा है। एवर 3 लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस मॉनिटर। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स, ठीक है, लंदन बेक्स बाल्टिक एक्सचेंज है, वो इशू करता है। तो कॉस्ट ऑफ शिपिंग बल्क गुड्स एंड इज लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर। तो बाल्टिक ड्राई इंडेक्स, ये आप एक बाल्टी ले जा रहे हो, शिप कर रहे हो बाल्टी एक जगह से दूसरी, ठीक है। तो ये बताता है बाल्टिक ड्राई इंडेक्स, लंदन बेक्स एक्सचेंज स्टार्ट करता है कि शिपिंग ऑफ द बल्क ड्राई गुड्स, ठीक है, कितना होता है। तो लंदन में से बाल्टिक एक्सचेंज है कि आप बाल्टी आप एक्सचेंज करें तो कितना कॉस्ट आएगा। सपोज बाल्टी 10 रुपये की है तो 10 रुपये उसका आने जाने में कॉस्ट लग गया, तो वो बताता है बाल्टिक ड्राई इंडेक्स। लंदन बेसिक बाल्टिक एक्सचेंज बताता है। तो यूएस डॉलर इंडेक्स, ठीक है, ये यूएस डॉलर की जो भी करेंसी है उसके हिसाब से कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। इज द वैल्यू ऑफ यूएस डॉलर अगेंस्ट द बेसिक बास्केट करेंसी, ठीक है। और उस रुपये उस करेंसी बास्केट में नहीं आता है। यूएस का डॉलर दूसरी करेंसी के हिसाब से देखा जाता है कैसे प्राइस चेंज हो रहा है, यूरोप पे नहीं आता है, ठीक है। इसको मेंटेन कौन करता है, इंटरनेशनल एक्सचेंज इंक, इसका नाम है यूएस डॉलर इंडेक्स। गुड ट्रेड बैरोमीटर 2020, ये कौन निकालता है, डब्ल्यूटीओ। लीड इंडिकेटर्स है, ये सिग्नल करता है इन द वर्ल्ड ट्रेड ग्रोथ 2 to 3 months अहेड ऑफ मर्चेंटाइल ट्रेड वॉल्यूम स्टैटिस्टिक। ट्रेड बैरोमीटर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन निकालता है, ट्रेड से रिलेटेड है, डब्ल्यूटीओ निकालता है। तो ये बताता है कि कैसे कैसे वर्ल्ड ट्रेड में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। मर्चेंटाइल्स वॉल्यूम कैसे जा रहा है उसके 2-3 महीने पहले ही बता देता है। बेस लाइन इसकी 100 होती है, वैल्यू अगर 100 से ज़्यादा है तो मतलब अबव ट्रेंड, मतलब ग्रोथ ज़्यादा है, लो है मतलब लो ट्रेंड, तो मतलब कम हो रही है। टूरिज्म कॉन्ट्रीब्यूट करता है 5% टू इंडियन जीडीपी। 30% जो जॉब्स हैं डायरेक्टली टूरिज्म पर डिपेंड है। सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये कौन निकालता है, इट इज पब्लिश बाय सीएसओ, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आते हैं इसमें। इसमें वेरियस कैटेगरी होती है, अर्बन, रूरल, अकाउंट ऑफ कंज्यूमर से देखा जाता है, पूरे इन्फ्लेशन देखा जाता है, तो इससे देखा जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंप्लायंस इज प्राइमरली ड्रिवन बाय सप्लाई साइड फैक्टर्स। हार्ड एंड मॉनेटरी पॉलिसी का इंडिकेटर माना जाता है सीपीआई कंप्लाइंट। हेडलाइन इन्फ्लेशन देखे तो हमारा क्या हुआ है, डाउनवर्ड ट्रेंड देखा 2014 से 2018 तक। रूरल अर्बन रेफरेंस सीपीआई का, ठीक है, वो हाई था 2019 में,
2020 में रूरल अर्बन डिफरेंस CPI में कम हुआ है देखा जाए तो CPI का मेजर ड्रिवन क्या है, फूड एंड बेवरेजेस का। तो CPI अर्बन, ठीक है, हाउसिंग प्राइस भी लेता है लेकिन CPI रूरल इंडेक्स नहीं लेता। हमें याद रखना है हाउसिंग प्राइस जो भी है अर्बन एरिया में आता है, देखो गाँव में सबके पास घर होता है, ऐसा कोई रेंट पे घर पे नहीं रहता है, तो यहाँ पे हाउसिंग प्राइस CPI अर्बन में देखा जाता है, नॉट इन रूरल। फिर WPI क्या आता है, कमोडिटी होलसेल लेवल प्राइस बताता है। इट इज बाय द पब्लिश कौन करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यहाँ पे से गुड्स देखे जाते हैं CPI में, गुड्स और सर्विसेज दोनों देखे जाते हैं। एंड ये अकाउंट देखता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग होलसेलर्स। तो WPI इन्फ्लेशन हमारा कम हुआ है 4.3% से 1.7%, बहुत कम हो गया इन्फ्लेशन, डिक्लाइन देखा जाए। और अगर अभी तो 2021-19 में WPI इन्फ्लेशन -0.1% था, नेगेटिव था, नेगेटिव रहा है दिसंबर 2020 में भी -1.2% WPI इन्फ्लेशन। क्योंकि अभी क्या हुआ है, फ्यूल एंड पावर, ठीक है, ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस बहुत वोलेटिलिटी थी, इन्फ्लेशन जो भी था मेजर फ्यूल प्रोडक्ट का कम हो गया था, इसलिए WPI कम हो गया था, फ्यूल प्राइसेस कम हो गए थे इस टाइम। फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडस्ट्रियल वर्कर, ये कौन निकालता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। ये लेबर ब्यूरो मंथली बेसिस पे निकालता है। इस तरीके से फिक्स बास्केट ऑफ गुड्स प्लस जो भी सर्विसेज उसका प्राइस चेंज हो रहा है, दैट कंज्यूम बाय एवरेज वर्किंग क्लास पीपल। ये प्राइस को निकालता है तो रिलीज बाय लेबर ब्यूरो, और ये मेजर करता है इम्पैक्ट ऑफ द प्राइस राइज ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑन द वर्किंग क्लास फैमिली। बेस जो प्राइस है अभी रिवाइज किया 2001 से 2016 कर दिया रिसेंटली, CPI इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए 2001 से 2016 कर दिया। और ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी इंडेक्स, तो GDP वेटेज ऑफ एवरेज ऑफ द नेशनल EPU, यहाँ पे 20 कंट्रीज को देखते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी। यहाँ पे जैसे ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चिली, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, इटली, जापान, मैक्सिको, नीदरलैंड, रशिया, साउथ कोरिया, स्वीडन एंड UK, यूनाइटेड स्टेट्स। तो ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी, तो GDP वेटेज एवरेज ऑफ द नेशनल EPU इंडिसेस, यहाँ पे ईच नेशनल EPU दैट इज इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी रिफ्लेक्ट करता है कि कंपनी ओन न्यूज़पेपर कितने हैं, ठीक है, एंड दैट कंटेन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ओन कंट्री न्यूज़पेपर, ठीक है, कितनी फ्रीक्वेंसी है उन कंट्री न्यूज़पेपर आर्टिकल्स की जहाँ पे ट्रायल रिटर्न्स प्लान बट इकोनॉमी अनसर्टेनिटी या पॉलिसी रिसर्च मैटर को डिस्कस किया गया। कितने न्यूज़पेपर ये बताता है, इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी इंडेक्स, ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी इंडेक्स। तो GDP वेटेड एवरेज बताता है अब नेशनल EPU इंडेक्स ऑफ 20 कंट्रीज। तो ईच नेशनल EPU इंडेक्स reflects relative frequency of own country newspaper article that contain the required trio in terms of pertaining to economy, uncertainty and policy related matters. डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, ठीक है, तो RBI जो है उसने कंस्ट्रक्ट किया है कंपोज डिजिटल पेमेंट इंडेक्स टू कैप्चर द एक्सटेंट ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑफ द पेमेंट अक्रॉस द कंट्री। इसमें 2018 पीरियड का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का, ये RBI की वेबसाइट में पब्लिश होता है ना, सेमी एनुअल बेसिस 5 बोर्ड पैरामीटर्स हैं पे। यहाँ पे पेमेंट इनेबलर्स, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिमांड साइड फैक्टर, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई साइड फैक्टर, परफॉर्मेंस, पेमेंट परफॉर्मेंस एंड कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, किसने कहा RBI ने। S&P BSE कार्बन एक्स, तो 2012 में लॉन्च किया था, फर्स्ट इंडेक्स है इंडिया का। ये परफॉर्मेंस देखता है कंपनी को S&P एंड BSE 100 इंडेक्स में कि उनकी कितनी कमिटमेंट है कि रिस्क को मिटिगेट करेंगे जो भी क्लाइमेट चेंज से आ रहा है। ये कार्बन एक्स मतलब कार्बन को कम करेंगे कौन कौन सी कंपनी है, एंड BSE पे जो कंपनी लिस्टेड है तो उनकी परफॉर्मेंस क्या 2012 में आया था। इंडेक्स देखो मार्केट डिमांड है, सोफिस्टिकेटेड अप्रोच टू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कॉर्पोरेट लाइमेट चेंज रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, कितनी कंपनी है जो क्लाइमेट चेंज को भी इनकॉर्पोरेट कर रही है रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी में, तो वो सब बताता है S&P BSE कार्बन एक्स। अब आया था 2012 में। अब ESG फंड कॉम्बिनेशन है 3 वर्ड्स का, ESG इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस, एक टाइप का म्यूचुअल फंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट, ESG फंड में आप इन्वायरमेंट, सोशल, गवर्नेंस यहाँ पे इन्वेस्ट करो जहाँ पे इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रैक्टिसेस यूज़ की जाएंगी, प्रैक्टिसेस एंड फ्रेंडली रिकॉर्ड, एम्प्लॉय फ्रेंडली रिकॉर्ड होगा वहाँ पे, सोशल मतलब एम्प्लॉय भी फ्रेंडली होंगे, मतलब एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा, एनवायरमेंट फ्रेंडली होंगे। तो फंड इसको रेगुलेट कौन करेगा, सेबी, एंड ये काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं म्यूचुअल फंड में ESG फंड। जो फर्स्ट म्यूचुअल फंड जो ESG फंड था एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस, ये निकाला था SBI ने, SBI मैग्नम इक्विटी ESG फंड, पहला ESG फंड किसने निकाला था, SBI ने। फिर है इमर्जिंग मार्केट गोल्ड ग्रीन बॉन्ड रिपोर्ट, अमुंदी एसेट मैनेजमेंट, अमुंदी एक इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इन्होंने रिपोर्ट प्रोड्यूस की इमर्जिंग मार्केट ग्रीन बॉन्ड रिपोर्ट। ग्रीन बॉन्ड मार्केट अभी रिसेंट फेज में देखे तो ग्रो कर रहा है।
डिग्री किसने बताया? ये बताया है अमुंडी एसेट मैनेजमेंट एंड इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की बात करें तो इसे जर्मन वॉच एनजीओ बेस्ड है, जर्मनी में उसने निकाला है। ये देखता है कंट्री, ठीक है, जो भी वेदर रिलेटेड इवेंट्स उनसे कैसे अफेक्ट करेगा, जैसे स्टॉर्म्स होगा, फ्लड्स होगा, हीट वेव्स होगा। इंडिया अगर देखी जाए 7th वर्स्ट फिट, ठीक है, कंट्री है। 2019 में मोजाम्बिक वर्स्ट अफेक्टेड है, ठीक है। इंडिया 7th नंबर पे आती है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। इसने निकाला है जर्मन वॉच, जो एनजीओ है जर्मनी का। जर्मन वॉच जर्मन है, ठीक है, सब पे वॉच रखता है कि किस किस को अफेक्ट होगा बाय द क्लाइमेट रिस्क। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क कौन कहता है? जर्मन वॉच। एंड यहाँ पे इंडिया 7th कंट्री है, सबसे ज़्यादा वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री इज मोजाम्बिक। एंड 3 वर द ए ट्रॉपिकल साइक्लोन। देखो ए ट्रॉपिकल साइक्लोन तो 3 देर वर ए ट्रॉपिकल साइक्लोन। इंडिया में 8 ट्रॉपिकल साइक्लोन आए थे और उसमें 8 में से 6 वेरी सीवियर थे। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, इंडिया ने अपनी 12th पोजीशन 9th से इम्प्रूव कर लिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा एफडीआई तो इंडिया में होते। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन होता है? अंकटैड निकालता है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इंडिया की जो रैंक है 12 से 9th आ गई है यहाँ पे। 2018 में 12 थी, अब 9th हो गई 2019 में। तो इंडिया का 9th नंबर पे सबसे ज़्यादा एफडीआई इंडिया में आता है 9th नंबर पे। एफडीआई अभी देखा 17% जंप देखा है सितंबर 2020। जब कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा था, स्लो डाउन चला था, तो इंडिया में जंप हुआ क्योंकि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन था। एंड सर्विस सेक्टर बिंग द लार्जेस्ट रेपिडेंट, सबसे ज़्यादा एफडीआई आता है सर्विस सेक्टर में। वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर ये कौन निकालता है? यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड WTO, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन होता है। यूनाइटेड नेशन का ये वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया की रैंक 23rd इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल में। एंड जो हमारी पोजीशन है स्लाइटली 22nd पोजीशन थी 2018 में अगर देखी जाए तो। ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, इंडिया की रैंक कितनी है? 34 इन ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में देखा जाए तो पहले 65 थी 2013। मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद कॉम्पिटिटिवनेस ट्रेवल एंड टूरिज्म में बढ़ा है। तो 5% हमारा शेयर आता है ट्रेवल एंड टूरिज्म से। 13% हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है वो सपोर्ट करता है। उसको रिलीज कौन करता है? ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल सस्टेनेबल ट्रेड, ये सर्विस को रिलीज करता है ESCAP एंड जॉइंटली कंडक्ट करा जाता है बाय 5 यूनाइटेड नेशन रीजनल कमीशंस एंड अ ग्रोइंग नंबर ऑफ ग्लोबल एंड रीजनल पार्टनर्स। सर्वे निकाला जाता है हर एक 2 साल में सिंस 2015, जॉइंटली बाय यूनाइटेड नेशन रीजनल कमीशन ECA, ECLAC। ये सब निकालते हैं। 4 सर्वे 2021 में लॉन्च किया, ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड। सो ग्लोबल सर्वे डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड निकालते हैं इकोनॉमिक सोशल कमीशन ऑफ एशिया एंड पैसिफिक। तो बाइनरियल निकाला जाता है। यूनाइटेड नेशन के रीजनल कमीशन है इकोनॉमिक कमीशन सोशल एंड पैसिफिक, ग्लोबल सर्वे एंड द रीजनल सस्टेनेबल ट्रेड। 2015 से निकाले, तो 4 सर्वे था 2021 में। टाइम यूज सर्वे किसने किया? NSO ने, मिनिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। कि वुमेन एंड मेन का कितना पार्टिसिपेशन है अनपेड एक्टिविटीज़ में। देखिए वॉलंटरी वर्क कौन ज़्यादा करता है? वुमेन एंड मेन। ये भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कितना लर्निंग, सोशलाइजिंग, लेजर एक्टिविटी, शेल्फ केयर एक्टिविटी से कितना टाइम है। टाइम यूज सर्वे, कितना लोग टाइम दे रहे हैं। तो टाइम यूज सर्वे में टाइम देखा जाता है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज में कितना टाइम स्पेंड किया जा रहा है, ठीक है। वुमेन कितना टाइम स्पेंड करें हाउस होल्ड के काम में। मैन काफ़ी गैप है, मैन तो घर पे काम करते ही नहीं, ऐसा होता है टाइम यूज सर्वे में। फिर यहाँ पे बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, इसे बोलते हैं बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है। इसमें बोला है बेटर रिफ्लेक्ट, तो ये बताता है नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स को देखता है। तो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट को इंटीग्रेट किया है MC21 पोर्टल। इसे रिकमेंड किसने? मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड अदर रिपोर्ट ऑफ द कमिटी ऑन द बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट। तो ये इंटीग्रेट किया है MC21 पोर्टल। तो ये बताता है इंटेंट ऑफ रिपोर्टिंग और नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो फाइनेंशियल पैरामीटर बिजनेस अपना फाइनेंशियल तो अकाउंटिंग वो सब देते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल है कि नहीं है उसकी भी रिपोर्ट देते हैं। तो नॉन जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं वो भी कितने इंपॉर्टेंट है, तो इसे इंटीग्रेट किया MC21 पोर्टल में। तो अगर हम ट्रेड की बात करें तो हमारा 90% तो ट्रेड होता है, लेकिन 90% ट्रेड होता है अपना पोर्ट से, 70% बाई वॉल्यूम पोर्ट से होता है। वर्ल्ड ट्रेड में इंडिया का शेयर इज ओनली 1%। टर्न अराउंड डेज हमारे 4 थे पहले 2014 में, 15-14 में, अब हमारे कितना हो गया? 2.62 हो गया। टर्न अराउंड टाइम ये कम हो गया है। सबसे कम टाइम वहाँ पे मिलता है, तो लगता है कोचिंग में सबसे ज़्यादा हमारा मगाओ, सबसे कम टाइम लगता है कोचिंग। सो WTO का जो पीस क्लॉज था वो था एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो WTO का पीस क्लॉज था एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो अगर इंडिया देखे कोविड-19 के दौरान, तो इंडिया विटनेस है स्लाइडिंग एक्सपोर्ट, जैसे जैम, ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड, टेक्सटाइल, एलाइड प्रोडक्ट का
एक्सपोर्ट तक कम हुआ। इंडिया विटनेस इम्प्रूविंग एक्सपोर्ट्स, हमारा ड्रग, फार्मा, सॉफ्टवेयर, एग्रीकल्चर एंड लाइट प्रोडक्ट का बढ़ा। सपोर्ट बाय रेजिलियंट सॉफ्टवेयर सर्विस एक्सपोर्ट, इंडिया एक्सपेक्टेड विटनेस अ करंट अकाउंट सरप्लस ड्यूरिंग द करंट 17 साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस हुआ क्योंकि सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट हुए। 49% हमारे टोटल एक्सपोर्ट में आता है। मैन्युफैक्चरिंग कम हुआ लेकिन सर्विस का और फार्मा का, सॉफ्टवेयर का, एग्रीकल्चर, लाइट प्रोडक्ट का जो एक्सपोर्ट था बढ़ा। तो इंडिया का करंट अकाउंट देखें तो इंडिया का अगर देखें तो करंट अकाउंट का डेफिसिट 2% ऑफ जीडीपी, 2.2% ऑफ जीडीपी अगर जीडीपी इन द लास्ट 10 ईयर्स। एवरेज हमारा 2.2% है। अगर रिवाइज करें तो अभी 0.1% ऑफ जीडीपी हो गया है। ठीक है। एवरेज शार्ट प्राइस एंड नेट इन्वेस्टमेंट रिसिप्ट, क्वार्टरली सरप्लस रजिस्टर किया गया है 13 साल के गैप के बाद। आफ्टर क्वार्टर 4 2006-2007 ट्रेंड देखे बोथ इंपोर्ट्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज दैट इंडिया विल एंड विद एनुअल करंट अकाउंट सरप्लस 2% ऑफ जीडीपी सरप्लस है। 17 साल बाद 2% ऑफ जीडीपी हमारा सरप्लस रहेगा। बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑन द अदर एंड, अभी क्या हुआ है, रोबस्ट एफडी एंड एफपीआई इनफ्लो से हमारा कैपिटल अकाउंट ज़्यादा बढ़ा है। तो कैपिटल अकाउंट्स बटरेस्ट मतलब सपोर्ट, बटरेस्ट रूट नहीं होते तो सपोर्ट किया जाएगा, कंपोज किया गया था एफडी एंड एफपीआई इनफ्लो। इम्पोर्ट कमोडिटीज़ देखिए तो क्रूड ऑयल सबसे ज़्यादा हम इम्पोर्ट करते हैं, फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट, गोल्ड, टेलीकॉम, इंस्ट्रूमेंट, कोक, oil, precious and electronic components and कैप्टोन इम्पोर्ट सबसे ज़्यादा चाइना, देन यूएसए, यूएई। एक्सपोर्ट हम सबसे ज़्यादा करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जेम्स, ज्वेलरी। तो हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सेकंड नंबर इम्पोर्ट करते हैं, फर्स्ट नंबर पे एक्सपोर्ट करते हैं। जेम्स, ज्वेलरी, मलरी, मैकेनिकल अप्लायंसेस, ऑर्गेनिकल व्हीकल्स। टॉप 10 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन हमारा यूएसए है, यूएई एंड चाइना। तो यूएसए, यूएई एंड चाइना 3 इम्पोर्ट ले जाते हैं। इम्पोर्ट में चाइना, यूएसए, यूएई। एक्सपोर्ट में यूएसए, यूएई, चाइना। चाइना थर्ड नंबर पे आता है एक्सपोर्ट में, फिर हांगकॉन्ग, सिंगापुर। सेंट्रल गवर्नमेंट फिजिकल पैरामीटर एब्सोल्यूट टर्म में देखें तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स 2014-15 से स्टेडली इंक्रीज हो रहा है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स हमारे, रेवेन्यू से पैसा गवर्नमेंट का आ रहा है। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू तो हम देखें 2014-15 से 2019 तक बढ़ा है, लेकिन अब 2019-20 में फिर से कम हुआ है, फिर से इंक्रीज होगा क्योंकि कोरोना वायरस के टाइम एक बीच में कम हुआ था। अदरवाइज जो है हमारा ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा था 2014 से। जब से मोदी गवर्नमेंट आई तब से टैक्स देने वाले लोग बढ़ रहे थे, 2019 में कम हुआ बिकॉज लोग की जॉब चले गई 2019-20 में बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। अब नेट टैक्स रेवेन्यू ये भी इंक्रीज हुआ है, ये इंक्रीज हुआ है 2014-15 से। नेट टैक्स रेवेन्यू कम नहीं हुआ है, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू कम हुआ थोड़ा। नॉन टैक्स रेवेन्यू कोई कंसिस्टेंट ट्रेंड नहीं है, नॉन कंसिस्टेंट नॉन टैक्स रेवेन्यू कभी बढ़ा कभी कम हुआ। नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीव कोई भी कांस्टेंट ट्रेंड नहीं है, ठीक है। कांस्टेंट ट्रेंड है ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू बढ़ा था, लेकिन 2019-20 में कोरोना वायरस कम हुआ फिर बढ़ा है। एंड नॉन टैक्स नेट टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है। नॉन डेप्ट कोई भी ट्रेंड नहीं है, इंक्रीजिंगली स्टेडली। तो नॉन डेप्ट रिसिप्ट्स बढ़ती जा रही 2014-15 से। नॉन डेप्ट क्रिएट करने वाली रिसिप्ट्स है 2015-14 से बढ़ी हैं। टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है 2014-15 से। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है 2014-15 से। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है 2014-15 से। 2017-18 से 2019-20 में कम हुआ फिर से बढ़ा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वही कोरोना वायरस के टाइम थोड़ा कम होता है फिर बढ़ने लगा। फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज हो रहा है एंड देन डिक्रीज हुआ 2020-21 में। तो 2014-15 से इंक्रीज हो रहा है हमारा फिजिकल डेफिसिट, अभी फिर कम होगा थोड़ा, अभी 9% पहुँच गया, फिजिकल डेफिसिट कम होगा। 2014 से हमारा फिजिकल डेफिसिट बढ़ता ही जा रहा है। प्राइमरी डेफिसिट का कोई कंटिन्यू ट्रेंड नहीं, प्राइमरी डेफिसिट का भी कोई कंटिन्यूस ट्रेंड नहीं है। सारे का कोई भी पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं है। 40% जीडीपी जैसे नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। नॉन टैक्स रेवेन्यू कहाँ से आता है, बिना टैक्स के, जैसे इंटरेस्ट रिसिप्ट्स आते हैं स्टेट यूनियन गवर्नमेंट, जैसे डिविडेंड, प्रॉफिट। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में गवर्नमेंट का शेयर होल्डर होता है तो वहाँ से पैसा आता है। सरप्लस आता है आरबीआई से, ठीक है। रिसिप्ट्स आते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सटर्नल ग्रांट्स दिए हैं, लोन दिए तो वहाँ से पैसा आ रहा है, ये सब नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है। नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट्स, इसमें रिकवरी ऑफ लोन। नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट मतलब लोन दिया था उसकी रिकवरी हो रही है, जैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ से पैसा आ रहा है, तो नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट, इसमें कोई डेप्ट क्रिएट नहीं हो रहा है। तो अभी नॉन डेप्ट रिसिप्टेंट का डिक्लाइन हुआ 6.8% अगर देखा जाए तो 3.9% है यहाँ पे, क्योंकि अभी क्या है डिसइन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुआ नहीं कोरोना वायरस के टाइम पे, खरीदार नहीं मिल रहे थे। तो मेजर कंपोनेंट देखिएगा नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट्स वर्सेस डिसइन्वेस्टमेंट में एक्विटी द गवर्नमेंट ऑन द सेल, अगर पब्लिक सेक्टर सबसे ज़्यादा जो आएगा, ठीक है। मेजर कंपोनेंट क्या है कि गवर्नमेंट का जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज सेल कर रहा है वहाँ से पैसा आएगा, इंक्लूडिंग द सेल ऑफ द स्ट्रैटेजिक एसेट। फिर ना आएगा ट्रेंड्स इन एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा काफ़ी ज़्यादा 87%, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी 13%। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। सबसे ज़्यादा हमारा एक्सपेंडिचर कहाँ पे हो रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है, फिर सैलरीज पे एंड अलाउंसेस, सैलरी पे करने में, फिर सब्सिडी, फिर पेंशन, देन डिफेंस सर्विसेज। डिफेंस में
तो कम पैसे जा रहा है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट फिर सैलरी फिर वेजेस सब्सिडी पेंशन। तो पहले क्या करो, सबसे पहले इंटरेस्ट पे करो जितना भी लोन लिया है, फिर सैलरी पे अनाउंसेस है सबको, फिर सब्सिडी का पैसा है, पेंशन दोनों डिफरेंस सर्विसेज पे तो पैसे ज़्यादा है। Composition of the tax and the gross tax revenue. Direct tax 55%, indirect tax 45%. Direct tax में income tax and corporate tax आते हैं, indirect tax में हमारे GST, excise, custom। तो 45% है direct tax, corporate tax, income tax दोनों मिला के ज़्यादा हो जाता है 55%। अगर देखिए सबसे ज़्यादा भी इस बार है टैक्स रेवेन्यू GST से आया, फिर आया है corporate tax, फिर taxes other than income tax, other than corporation tax, union excise duty, last में custom। अभी जो रिसिप्ट्स है फ्रॉम द कॉर्पोरेट एंड पर्सनल इनकम टैक्स हैव डाउन कम हुई है कंपेयर टू इम्प्रूवमेंट ओवर द पीरियड्स। इन पर्सनल इनकम कॉर्पोरेट टैक्स कम हुआ है बिकॉज ऑफ अभी इकोनॉमी की ग्रोथ हुई थी और कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट, कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट करते हैं, इसलिए टैक्स रेट कॉर्पोरेट्स का कम हुआ है। कंपोनेंट वाइज अगर ग्रांट देखें ड्यूरिंग द फाइनेंस मिनिस्ट्री, सबसे ज़्यादा ग्रांट सबसे किसको दिया, लोकल गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज को ग्रांट दिया, पंचायत म्यूनिसिपैलिटी को, ठीक है। 15 फाइनेंस कमीशन, 15वीं फाइनेंस कमीशन, पोस्ट रिवॉल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट, मिलियन शेयर से गया डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट सबसे ज़्यादा लोकल बॉडीज के लिए ग्रांट, पोस्ट रिवॉल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, रिवॉल्यूशन के बाद जो रेवेन्यू डेफिसिट रह जाता है उसकी ग्रांट, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट। इंडिया हैज पोटेंशियल फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थर्ड लार्जेस्ट वर्ल्ड में वॉल्यूम का अगर देखें, चाइना इटली के बाद, एंड तो इटली भी अच्छा करे फार्मास्यूटिकल में, तो इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वॉल्यूम के टर्म में चाइना इटली के बाद थर्ड नंबर पे आती है, 14th लार्जेस्ट अगर वैल्यू की बात करें तो इंडिया ने अपना जो शेयर है 10 साल में डबल कर लिया है, 1.4% था 2010 में, 2.6 हो गया है 2019 में। तो 11th पोजीशन है हमारा फार्मा एक्सपोर्ट्स में 2019 में, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, यूएसए टॉप 3 पोजीशन इनकी, इंडिया की पोजीशन 11th पोजीशन फार्मा एक्सपोर्ट्स में। इंडिया इकलौती कंट्री जहाँ पे लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूएस एफडीए कंप्लेंट फार्मा प्लांट्स हैं, इट इज़ 26 यूएसए एफडीए कंप्लाइंट फार्मा प्लांट्स है, एफडीए कंप्लाइंट करते हैं, यूएसए का फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उसको कंप्लाई करता है, सबसे लार्जेस्ट इंडिया में है। 73% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट, 7.3 फार्मा एक्सपोर्ट्स में 7.3% शेयर इंडिया का है, थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कमोडिटी हमारा ये फार्मा है। पैंडेमिक हाउएवर हमारा क्या हुआ, डिपेंडेंस इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है चाइना पे डिपेंडेंस हमारी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि एपीआई कहाँ से लेते हैं, चाइना से, एज अ की स्टार्टिंग मटीरियल जो होता है चाइना से आता है। हमारी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कहाँ से होता है यूएसए, फिर चाइना, फिर यूएई, फिर हांगकॉन्ग एंड सिंगापुर। यूएसए, चाइना, यूएई, यहाँ पे यूएसए, चाइना, यूएई। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, कमर्शियल लोन जो भी, ठीक है, इंडियन की जो एलिजिबल एंटिटी है, ठीक है, बाहर से लोन उठा सकते हैं, मिनिमम कम से कम 3 साल की मेच्योरिटी होनी चाहिए, ऐसा 1 साल 2 साल के लिए उठा सकते हैं, कम से कम 3 साल की मेच्योरिटी होनी चाहिए। इस फॉर्म में हो सकता है, एक फॉर्म में हो सकता है इन द बैंक लोन, बायर्स क्रेडिट, सप्लायर्स क्रेडिटर्स, स्क्रूटिनाइजिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अगर फॉरेन मनी यूज टू फाइनेंस इक्विटी कैपिटल, इसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इक्विटी में आता है पैसा तो उसे एफडीआई बोल देते हैं। फिर ईसीबी है, एक्सटर्नल कमर्शियल बॉन्डिंग, ये एफएमा की गाइडलाइंस के अंदर आती है, इसमें इंटरेस्ट रेट कम होता है, बाहर से उठा के लाते पैसा, तो इन्वेस्टर अपना डाइवर्सिफाई कर सकता है, दूसरी जगह से लोन ले सकता है। तो गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकते हैं किस किस स्पेसिफिक सेक्टर में एक्सटर्नल कमर्शियल बॉन्डिंग हो सकती है। अगर एक्सटेंड पॉलिसी 2019 में एंड यूजर रिस्ट्रिक्शन जो भी थे एक्सटर्नल कमर्शियल बॉन्डिंग के रिलैक्स कर दिए एलिजिबल बोरोवर्स के लिए, ठीक है। अगर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कॉर्पोरेट पर्पस के लिए, रिपेमेंट ऑफ रुपी लोन्स, रीफाइनेंसिंग अलाउ कर दिए। इफ द आउटस्टैंडिंग मेच्योरिटी ऑफ ओरिजिनल बोरोवर waiting the outstanding maturity in case of multiple borrowing is not reduced and all-in cost of fresh external commercial loan lower than the all-in cost of the existing EC। अगर बात करें तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के जो भी रेस्ट्रिक्शन थे रिलैक्स कर दिए हैं कुछ पर्टिकुलर बोरोवर्स के लिए, ठीक है, जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। रीफाइनेंसिंग परमिटेड है अगर आउटस्टैंडिंग मेजॉरिटी, ठीक है, इज नॉट रिड्यूस्ड एंड ऑल इन द कॉस्ट ऑफ फ्रेश ECB लोअर देन ऑल इन कॉस्ट, ठीक है, मतलब आगे आप लोन ले सकते हैं और आपकी जो ऑलरेडी आपने जो लोन रखा है वो कम है देन ऑल इन कॉस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग ECB। एक्सटर्नल कमर्शियल बॉन्डिंग ओनली हाईली रेटेड कंपनी AMR, रत्ना, नवरत्ना, ठीक है, उनको ही परमिट किया है, वही एक्सटर्नल कमर्शियल बॉन्डिंग उठा सकती है, सारी कंपनी नहीं उठा के चली जाए बाहर से पैसा लेने के लिए। स्टेटस अगर रिपोर्ट ऑफ द इंडियाज एक्सटर्नल डेब्ट, ये निकालते डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, स्टेटस रिपोर्ट ऑफ द इंडियाज एक्सटर्नल बाय डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो रेशियो है फॉरेन करेंसी रिजर्व्स का, एक्सटर्नल डेब्ट कितना है 85.5%, एक्सटर्नल डेब्ट एज अ परसेंट ऑफ GDP कितना है 20%, तो 90%, तो हमारा एक्सटर्नल डेब्ट टू GDP हमारा 19 से 20% हो गया है, ठीक है। हमारा
एक्सटर्नल डेप्ट की रिपोर्ट कौन निकालता है? डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। रेशियो ऑफ द फॉरेन करेंसी रिजर्व, रेशियो ऑफ द फॉरेन करेंसी रिजर्व टू एक्सटर्नल डेप्ट हमारा 85% है। एंड सॉवरेन डेप्ट हमारा रिड्यूस हुआ है, बल्कि नॉन सॉवरेन डेप्ट स्पेशली एक्स्ट्रा कमर्शियल बोरोइंग हमारी बढ़ी है। इंडिया से एक्सटर्नल डेप्ट बात करें तो यूएस सबसे ज़्यादा हैवली डेप्टेड कंट्री है वर्ल्ड में, 23% टोटल एक्सटर्नल डेप्ट स्टॉक किसके पास है? यूएसए के पास। इंडिया 23rd पोजीशन में आता है हमारा, ठीक है। स्टॉक है 544 मिलियन। इंडिया का शेयर ऑफ दिस स्टॉक शॉर्ट टर्म डेप्ट 18% है, ठीक है। नॉट ओनली लोअर देन द मीडियन शेयर 24%, उससे भी कम है 18% मीडियन शेयर, लेकिन टॉप 20 डेप्टर उनसे भी कम है। फर्दर STS मतलब हमारा ज़्यादातर जो लोन है वो लॉन्ग टर्म लोन है। STDS एंड जनरल डेटा डिसमिनेशन स्टैंडर्ड्स कंट्रीज, ये इंडिया का जो शेयर है ग्रॉस एक्सटर्नल डेप्ट में 18% है, सबसे ज़्यादा मॉडेस्ट है, ठीक है। मीडियन शेयर है 29%, मीडियन उससे भी कम है। इंडिया का एक्सटर्नल डेप्ट टू GDP रेशियो काफ़ी लो है, ऑप्टिमल 0 ओवर द ईयर्स। एक्सटर्नल डेप्ट टू GDP रेशियो, ठीक है, बिलो ऑप्टिमल जोन, बहुत ही कम है एक्सटर्नल डेप्ट टू GDP रेशियो, जो 38% है, ठीक है। 17% आ गया 2006 में, और 23% आ गया 2010 में, 20% इन 2020। चाइना को छोड़ के, ठीक है, उनका देखें तो इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज का हाई रेशियो इंडिया से। मनी मल्टीप्लायर देखें तो ये M3 M0, ठीक है, ये ज़्यादातर इंक्रीज हो रहे हैं 1980s से, एंड काफ़ी बढ़े हैं 2016-17 से, ठीक है। अब 2016-17 से मनी मल्टीप्लायर कम हो रहा है। 2020 में मनी मल्टीप्लायर कितना था? 5.5, एंड पहले कितना था? 5.6। तो 2020 में मनी मल्टीप्लायर कम हुआ है। हाउएवर एडजस्टेड फॉर रिवर्स रेपो analytics akin to the bank's deposit with the central bank, money multiplier turned out to be 4.8. Money multiplier had declined from 5.8%. Money multiplier थोड़ा डिक्लाइन हुआ है। RBI फिगर्स देखता है फॉर अल्टरनेटिव मेजर M1 M2 M3 M4। M1 में देखता है करेंसी विद द पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक, ठीक है। M2 में देखा जाता है M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स, देन M3 में M1 plus net deposit with the commercial bank, and then M4 and M3 plus total deposit with the post office कितना deposit है, excluding national saving certificates को हटा के। M4 में national saving certificates को नहीं इंक्लूड किया जाता ना। M1 M2 को नैरो मनी बोलते हैं, M3 and M4 को ब्रॉड मनी बोलते हैं। तो M1 M2 नैरो मनी है, M3 M4 ब्रॉड है, क्योंकि M3 M4 में ज़्यादा चीज़ आती हैं। सेंट्रल बैंक मनी M0 मनी, ऑब्लिगेशन ये होता है सेंट्रल बैंक का, इंक्लूडिंग करेंसी एंड सेंट्रल डिपॉजिटरी अकाउंट में जो मनी है वो M0 मतलब सेंट्रल बैंक की ऑब्लिगेशन, हो जाता है M0। Commercial bank money M1 and M3 obligation of the commercial bank including currency account and saving accounts। कमर्शियल बैंक मनी M1 and M3 में होता है, कमर्शियल बैंक की ऑब्लिगेशन होती है, करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट दोनों आ जाता है। तो M1 में सेविंग अकाउंट एंड करेंट अकाउंट, एंड M3 में से डिमांड डिपॉजिट वाले अकाउंट भी आ गए, टाइम डिपॉजिट वाले भी गए, FD वाले भी आ जाते हैं। फिर टॉक अबाउट द इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, इंश्योरेंस डेंसिटी, तो ये परसेंटेज इंश्योरेंस प्रीमियम टू GDP बताएगा। इंश्योरेंस डेंसिटी एज अ रेशियो ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू पॉपुलेशन बताया, तो इंडिया में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन 2.7% 2001 में स्टेटली इंक्रीज हुआ 3.76%। 2019 में देखें तो पेनिट्रेशन LIC का 2.8% है एंड नॉन लाइफ का 0.94% है। तो लाइफ का पेनिट्रेशन नॉन लाइफ से ज़्यादा है। ग्लोबल इंश्योरेंस पेनिट्रेशन 3.35% है फॉर द लाइफ सेगमेंट एंड 3.8% फॉर नॉन लाइफ सेगमेंट। ग्लोबल में लाइफ का कम है, नॉन लाइफ का ज़्यादा। इंडिया में लाइफ का ज़्यादा, नॉन लाइफ का कम है, बहुत कम पेनिट्रेशन है अगर देखें तो। इट्स लाइक 2.7% 2000 और 2019 में 3.76 हो गया है, लाइक डबल हो चुका है। ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप स्टेटस देखे तो जो टोटल ऑयल सीड है, ठीक है, तो हमारा बढ़ा है 2019-2021 में, ऑयल सीड प्रोडक्शन बढ़ा है। सोयाबीन का जो प्रोडक्शन है डिक्लाइन हुआ 2019-20 में। खारे प्रोडक्शन जो भी है, ठीक है, वो डिक्लाइन हुआ एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। सनफ्लावर का प्रोडक्शन कम हुआ है, सनफ्लावर, ठीक है, कंटिन्यूसली ओवर द ईयर्स जो सनफ्लावर का प्रोडक्शन है वो कम होता जा रहा है, एंड मार्जिनली इंक्रीज है गया 2019-20 में, बाकी कम ही हो रहा है। प्रोडक्शन है मस्टर्ड भी डिक्लाइन कर रहा है। फूड प्रोडक्शन देखें तो 2019-20 में जो भी फोर्थ एडवांस एस्टिमेट देखो, टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन कंट्री में, ठीक है, इतना हुआ है 296 मिलियन टन, ठीक है, 11 मिलियन टन था, ठीक है, फूड का, एंड ओके, तो मैं अभी क्या हुआ है 11 मिलियन टन हायर है, पहले 285 था 290 है। फूड प्रोडक्शन बढ़ा है हमारा 10 मिलियन टन अगर देखें तो। रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है कितना, 300 मिलियन टन के अराउंड फूड प्रोडक्शन। रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया, तो सदर्न रीजनल एग्रीकल्चर क्रेडिट 40% से बढ़ा है,
ठीक है, इट वॉज लेस देन 2%। नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए 2% से कम था। और जो शेयर है जो सदर्न रीजन में एग्रीकल्चर क्रेडिट का बड़ा है, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो क्रेडिट है एग्रीकल्चर क्रेडिट बहुत कम है, 2% से कम है। तो लो कवरेज है एग्रीकल्चर क्रेडिट का नॉर्थ ईस्ट रीजन में, बिकॉज टोटल कल्टिवेबल लैंड है सिर्फ 2% है। टोटल अगर कल्टिवेबल लैंड देखें तो सिर्फ 2.74% है नॉर्थ ईस्ट रीजन में। कम्युनिटी ओनरशिप ऑफ लैंड प्रेवलेंट है नॉर्थ ईस्ट में, तो लोन नहीं मिल पाता। दो फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड लोन, ठीक है, इन रीजन्स में अगेंस्ट द लैंड डॉक्यूमेंट्स आर गिवन अगेंस्ट द लैंड डॉक्यूमेंट्स, किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं, ठीक है, एंड अफेक्टेड द इनटेक ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड। लैंड डॉक्यूमेंट्स में ये कार्ड दिए जाते हैं, लैंड डॉक्यूमेंट्स यानी कम्युनिटी ओनरशिप है, तो किसान क्रेडिट कार्ड नहीं दे पाते हैं इनको नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, तो क्योंकि इनके पास लैंड कम्युनिटी ओनरशिप है एंड सारे जो लैंड है अंडर दिस फैसिलिटीज़, तो इनको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा 3% का पर एनम, एंड लिमिट होगी 2 करोड़ तक का लोन ले रहे, तो इंटरेस्ट सबवेंशन 8% का मिलता है। ये सबवेंशन मैक्सिमम 7 साल के लिए होगा, एंड क्रेडिट गारंटी कवरेज भी प्रोवाइड किया जाता है एलिजिबल बोरोवर्स को फ्रॉम द फाइनेंसिंग फैसिलिटी अंडर क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर द माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस स्कीम, लोन अप टू 2 करोड़ तक के लोन के लिए क्रेडिट गारंटी भी दी जाती है, 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन किसान क्रेडिट कार्ड में। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में नहीं हो पा रहा है, बिकॉज वहाँ पे कम्युनिटी ओनरशिप है लैंड की। इंडियन मिल्क, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का अगर देखा जाए, तो रूरल अगर देखें तो 57% कंजम्पशन होता है रूरल एरियाज़ में, लाइक शहरों में कम कंजम्पशन होता है, गाँव के लोग ज़्यादा दूध पीते हैं, एंड अर्बन एरिया में 592 मिलीलीटर, ठीक है। अगर देखें पर कैपिटा कंजम्पशन अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा है रूरल एरिया के, लेकिन रूरल सेक्टर 67% टोटल कंजम्पशन का, लेकिन अगर पर कैपिटा कंजम्पशन अर्बन एरिया में ज़्यादा है। इंडियन फिशरी की बात करें, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग है वर्ल्ड में, 7.8% इंडिया प्रोड्यूस करता है, तो अभी 14 मिलियन मेट्रिक टन इंडिया ने प्रोड्यूस का, सेकेंड लार्जेस्ट आता है फिशरी प्रोडक्शन में। ब्रेकअप ऑफ द फूड ग्रेन्स एलोकेशन ऑफ वेरियस स्कीम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है जो हमारा, इसमें इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम और ये हमारा MDM आ जाता है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना स्कीम, देन फेस्टिवल नेचुरल कैमिटी आत्मनिर्भर भारत। तो सबसे ज़्यादा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में पैसा खाना जाता है फूड ग्रेन्स एलोकेशन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इन फेस्टिवल नेचुरल कैलामिटी में आत्मनिर्भर भारत फील्ड में। डेटा एंड कोल की बात करें, कोल सबसे इंपॉर्टेंट है, एमरजेंट फॉसिल फ्यूल इंडिया में 55% हमारा जो कंट्री की एनर्जी नीड है कोल से आती है। कोल ना कि प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का, बट इंटरमीडिएटरी काफ़ी इंडस्ट्री में यूज़ होता है, स्टील हो गया, स्पंज हो गया, सीमेंट, पेपर ब्लॉक, इन सब में कोल यूज़ होता है। वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट रिजर्व इंडिया में है, एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया चाइना के बाद, एंड सेकेंड लार्जेस्ट कोल इम्पोर्टर, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सेकेंड लार्जेस्ट कोल इम्पोर्टर। अब बात करें डेटा ऑन टेक्सटाइल एंड अफेयर्स, तो सेक्टर सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर सेक्टर है डेटा टेक्सटाइल। एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है, टेक्सटाइल से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। तो इंडिया की बात करें 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल का, चाइना, जर्मनी, बांग्लादेश, वियतनाम, इटली, तो मतलब इतनी कंट्री टेक्सटाइल में हमसे आगे, 5 कंट्री आगे है, जैसे चाइना, जर्मनी, बांग्लादेश, वियतनाम, इटली। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेवरल स्कीम जो भी है इम्प्लीमेंट कर रही है, अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क एंड स्कीम, इसका नाम है समर्थ। रिवाइड वर्जन है TUFS का, एंड ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, अपग्रेड करना टेक्नोलॉजी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा ये। डेटा ऑफ एनर्जी, इंडिया को देखें तो 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर है वर्ल्ड में आफ्टर USA एंड चाइना, तो 5.8% शेयर है वर्ल्ड का प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन में। जैसे चाइना के बाद इंडिया सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, इसमें 5.8% वर्ल्ड एनर्जी कंजम्पशन में इंडिया 5.8% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। ज़्यादातर एनर्जी हमारी कोल एंड क्रूड ऑयल से आती है। इंडिया के इंडिजिनस क्रूड जो ऑयल प्रोडक्शन ने डिक्लाइन किया है बाई 32, क्योंकि हमारा क्रूड ऑयल कम होता जा रहा है, हम जितना निकालते जा रहे हैं, तो हमारा प्रोडक्शन डिक्लाइन किया है। द फिजिकलिटी डेंसिटी, पहले हमने कितना किया था 34 निकाला था, हमने 32 निकाला। इंडियन मिनरल्स की बात करें तो 95 मिनरल्स इंडिया प्रोड्यूस करता है, जिसमें 4 हाइड्रोकार्बन मिनरल्स आते हैं, कोल, लिग्नाइट, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। 5 टेक्निकल मिनरल आते हैं, लिग्नाइट, रूटाइल, जिरकॉन, यूरेनियम एंड मोनाजाइट, 10 मेटलिक एंड 21 मेटलिक एंड 55 माइनर मिनरल आते हैं। डेटा ऑन सैटेलाइट लॉन्च की बात करें तो इंडियन 5 से 7 सैटेलाइट लॉन्च की पर साल रिसेंट ईयर पे देखें। वैसे रशिया चाइना ने डोमिनेट किया 19-20 24 इंडिया तो 5 से 7 लॉन्च कर सकता है हर साल में लॉन्च करता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें इंडिया में फॉर एजेस, बिकॉज एज पर यूजुअल स्टेशन, तो 5.8%, 6.1 था, अभी क्या हुआ 5.8% हो गया, तो अनएम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन किया है। एनवायरमेंट रिलेटिव ट्रेंड की बात करें तो है हमारा नेशनल एक्शन प्लान फॉर द क्लाइमेट चेंज, तो 2008 में आता है मिनिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड फॉर क्लाइमेट चेंज। 8 नेशनल मिशन है इसके अंदर, एक है नेशनल सोलार मिशन, जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलार मिशन, मिशन न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर 2010 में लॉन्च हुआ था।
इसका क्या है कि प्राइमरी एम कहते हैं ग्रिड पैरिटी लेके आना है, मतलब कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, मतलब जैसे कोल में जितना पैसा लगता है उतना ही सोलर एनर्जी में पैसा लगे, ग्रिड पैरिटी लेके आना 2030 तक। रिवाइज किया गया है, नाउ टारगेट है 100 गीगावाट 2022 तक। क्यूमुलेटिव कैपेसिटी 36 गीगावाट 2030 तक। नेशनल अभी अभी कितना हो जाए 36 गीगावाट, हमारा टारगेट क्या है 2022 तक 100 गीगावाट जाना है, अभी बहुत देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। फिर नेशनल मिशन फॉर द एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 से आया था, ये क्या करता है, इकोलॉजिक सस्टेनेबिलिटी फाइनेंशियल और द प्राइवेट पीपीपी टू रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी इंसेंटिव दिए जाते हैं टू रिड्यूस टैक्सेस, एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस में जो भी होता है टैक्स रिड्यूस किया जाता है। दिस इज नेशनल मिशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड एस्टैब्लिश द एनर्जी कंजम्पशन एक्ट 2001। नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल हैबिटेट मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट का है, एनर्जी एफिशिएंसी होनी चाहिए अर्बन प्लानिंग में, ठीक है। एंड ये एग्जिस्टिंग जो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है, ठीक है, उसको एक्सटेंड करता है, जो भी आप बिल्डिंग बनाओ तो इसको फॉलो करो, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। एंड नाउ द मिशन क्या है कि तो 3 प्रोग्राम्स है, अटल मिशन, ठीक है, अटल मिशन ऑन रिजुवनेशन, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन। तो ये जो नेशनल मिशन सस्टेनेबल हैबिटेट 3 मिशन से ये हैबिटेट सस्टेनेबल हो, तो अटल मिशन ऑन रिजुवनेशन, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटीज मिशन, अमृत स्मार्ट सिटी मिशन, स्वच्छ भारत मिशन। नेशनल मिशन वाटर ऑटोमेशन मिनिस्ट्री जल शक्ति का फोकस करेगा कि मॉनिटर करेगा क्या, ग्राउंड वाटर एक्विफर मैपिंग, कैप्सूल बिल्डिंग, क्वालिटी मॉनिटरिंग, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी नोडल एजेंसी है, ठीक है, जो निकालेगी स्टेट स्पेसिफिक एक्शन प्लान 16 सेलेक्टेड स्टेट्स के लिए, 5 स्टेट्स, ठीक है, उन्होंने फर्स्ट प्लेस कंप्लीट कर दिया। नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम, डिपार्टमेंट साइंस टेक्नोलॉजी ने कंटिन्यूसली हेल्थ स्टेटस देखा है हिमालयन साइंस टेक्नोलॉजी का, तो इनेबल करेगा पॉलिसी बॉडीज इन देयर पॉलिसी फॉर्मेशन फंक्शन। की अचीवमेंट इसमें क्या है, इन्होंने इस्टेब्लिश किया है सेंटर फॉर ग्लेशियोलॉजी एट वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी, कहाँ पे, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी में है सेंटर ऑफ ग्लेशियोलॉजी। एंड नेशनल प्रोग्राम फॉर द हिमालयन क्रायोस्फीयर एज ए लॉन्च, हिमालयन क्रायोस्फीयर के लिए नेशनल प्रोग्राम लॉन्च किया। मेगा प्रोग्राम फॉर द ह्यूमन एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, इंडियन हिमालय रीजन में ह्यूमन कैप्स बनाने के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया 2016-18-19 में। 6 स्टेट लेवल नेटवर्क है सपोर्टेड, ठीक है, having supported in the state of Jammu and Kashmir, हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश इन हिमालय रीजन। एडिशन 3 सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्टैब्लिश किए हैं, एक कश्मीर में, एक सिक्किम में, एक तेजपुर यूनिवर्सिटी। नेशनल मिशन ऑफ ग्रीन इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लैंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इंप्रूव इकोसिस्टम सर्विस में इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, 5 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट कवर बनाना है, क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट एंड 5 मिलियन हेक्टेयर 10 मिलियन हेक्टेयर। नेशनल मिशन ग्रीन इंडिया वही है, ये फॉरेस्ट कवर बनाना है 5 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है, ट्री कवर बनाना है, फॉरेस्ट कवर 5 मिलियन हेक्टेयर, तो ट्री कवर भी 5 मिलियन हेक्टेयर, फॉरेस्ट कवर 5 मिलियन हेक्टेयर। नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का फूड सिक्योरिटी बढ़ानी है एंड मेकिंग एग्रीकल्चर मोर प्रोडक्टिव, सस्टेनेबल, रेन्यूवेटिव एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट। नेशनल मिशन ऑफ स्ट्रेटेजिक नॉलेज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, इस डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एफर्ट्स क्या है यहाँ पे, इंडियन नेशनल ऑन द नेटवर्क द क्लाइमेट चेंज असेसमेंट, ठीक है, तो एफर्ट्स हैव टेकन हियर वुड फीड इनटू द इंडियन नेशनल नेटवर्क ऑन द क्लाइमेट चेंज असेसमेंट, इज अ स्टॉक टेकिंग एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय 2 years एंड द पार्ट ऑफ नेशनल ऑब्लिगेशन इन द यूएनएफसीसी। ये क्या करता है, हर एक 2 साल में एक्सरसाइज कंडक्ट करता है कि कौन कौन से ऑब्लिगेशन आपने फुलफिल किया अंडर द यूएनएफसीसी। तो की अचीवमेंट देखे तो 12 सेक्टर ऑफ एक्सीलेंस, 12 सेंटर स्टेट क्लाइमेट सेंटर्स सेटअप किए गए हैं, इसमें नेशनल मिशन ऑफ स्ट्रेटेजिक नॉलेज एंड क्लाइमेट चेंज। 8 ग्लोबल ecology watch groups established in the area of renewable energy, advanced coal technology, enhanced energy efficiency, green forest, sustainable habitat, water, sustainable agriculture and manufacturing in setup. After all, the global technology watch group